पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। बीजेपी के प्रवक्ता वीरेंद्र चौहान हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करेंगे इनसे। सबसे पहले आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। जी आपका धन्यवाद और आपके जो दर्शक हैं उन सबको भी प्रणाम। चौहान साहब, जिस प्रकार से मोदी सरकार के तीसरी पारी में आज 11 साल कंप्लीट हुए हैं, इस सारे को कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये 11 साल जो हैं भारत के लिए संकल्प से सिद्धि के साल हैं। नरेंद्र मोदी जी ने जब देश का शासन संभाला, जनता ने उनको आशीर्वाद दिया, तो भारत की अर्थव्यवस्था वो यूं कहिए कि एक तरह से जर्जर अवस्था में थी। और फ्रेजाइल 5, दुनिया की 5 ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जिनको फ्रेजाइल माना जाता था, जिनको कमजोर कहा जाता था, ऐसा मूडीज का 2013 का आकलन था अर्थव्यवस्था के बारे में। आज 11 वर्ष के बाद जब हम नरेंद्र मोदी जी के 11 साल के शासन पर चर्चा कर रहे हैं, तो हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। हमने शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान तक, प्रौद्योगिकी कह लीजिए, डिफेंस, सब मोर्चों पे गजब के काम किए हैं। एक भारत वो था जब हमला हो जाता था भारत पर, हम गुस्से में भी आते थे, हरियाणी में कहना हो तो छो भी उठे था, मुट्ठी भी बींच लिया करते, लेकिन कभी हाथ उठाकर दुश्मन के मुंह पर जैसा उधर से प्रहार आया वैसा हमला करने के बारे में सोचती थी सरकारें, और कसमसाकर अक्सर रह जाया करती थी। इन 11 वर्षों में एक पैराडाइम शिफ्ट देश ने और दुनिया ने देखा है कि अब भारत को छेड़ने वालों को छोड़ता नहीं है और दुश्मन की मांद में घुसकर प्रहार करता है। ऑपरेशन सिंदूर तक आते आते भारत ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया को ये दर्शाया है कि हम अपने ऊपर हुए हमले को अब चुपचाप बैठकर सहेंगे नहीं। बहुत बड़ा एक परमाणु ब्लैकमेल का पड़ोसी हमारे देश का हथियार चलता था। वो परमाणु शक्ति संपन्न देश है, इसको टोका नहीं जा सकता, इसको ठोका नहीं जा सकता। पहला देश बना है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिसने अपने परमाणु शक्ति संपन्न देश के सैन्य ठिकानों पर प्रहार करके दिखाया है। तो आर्थिक, सामरिक, सामाजिक हर मोर्चे पर हम आगे बढ़े हैं। भारत का मस्तक ऊंचा हुआ है, भारत की दुनिया में पहचान बेहतर हुई है और साधारण हिंदुस्तानी की तरक्की हुई है। 25 करोड़ भारतीय इस अवधि में वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आए हैं। तो ये उपलब्धियों का, सिद्धियों का दौर है। चौहान साहब, कई व्यवस्थाएं ऐसी परिवर्तित होती नजर आई हैं जिनको कोई भी यकीन नहीं करता था कि कभी कोई भी सरकार कर सकती है। जैसे आईपीसी और सीआरपीसी में चेंजेस किए गए, लॉर्ड मैकाले की लागू की गई शिक्षा प्रणाली को बदला गया। बहुत सारी चीजें वास्तव में ऐसी, तो मैं कह रहा हूं कि बहुत चीजें गिनवाई जा सकती हैं। भारत में अंग्रेजी काल के एक नहीं सैकड़ों कानून ऐसे थे जिनका कोई रेलेवेंस नहीं था, कोई उपयोगिता नहीं थी। हमारी जो संहिताएं हैं वो भी अंग्रेज के जमाने की 1861 या 1860 के दशक की बनी हुई अब तक चल रही थी। उनको पलट डाला, नए संदर्भों में, नई परिस्थितियों के अनुसार भारत का अपना कानून बना, शिक्षा नीति का स्वदेशीकरण हुआ। गजब का एक परिवर्तन जिस पे मुझे तो गर्व होता है। आजादी के बाद अंग्रेजी की अहमियत कम होनी चाहिए थी, भारतीय भाषाओं का महत्व बढ़ना चाहिए था। पहली बार केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार वो नीति लेकर के आई है, शिक्षा नीति में वो बदलाव लेकर के आई है कि अब हम ये कहते हैं, साहब भारत की सभी जो भाषाएं हैं, स्वदेशी भाषाएं हैं, उनमें प्राथमिक शिक्षा कराएंगे हम अपने बच्चों को। और केवल प्राथमिक शिक्षा नहीं, गर्व से तो मैं ये भी कह सकता हूं कि मैं उस सरकार के प्रतिनिधि और प्रवक्ता के नाते आज आपसे बात कर रहा हूं जिस सरकार ने केवल प्राथमिक शिक्षा स्वदेशी भाषाओं में कराने की बात नहीं की। हम तो अब मेडिकल की एजुकेशन, इंजीनियरिंग की शिक्षा भी हिंदी में और स्वदेशी भाषाओं में, तमिल में, कन्नड़ में ऑफर करने लगे हैं। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। कितना बड़ा काम हुआ। अनुच्छेद 370 आजादी से लेकर के आज तक वो भारत के संविधान पर एक कलंक के रूप में मौजूद था। 35A जम्मू कश्मीर में रहने वाला भारतीय और केरल में और हरियाणा में रहने वाला भारतीय, उनका स्टेटस अलग अलग था।
हमारे विरोधी कहते थे 370 को तो चिमटे से भी नहीं छू सकते आप, और अगर 370 को छुआ तो खून की नदियां बह जाएंगी, जम्मू कश्मीर इधर चला जाएगा, उधर चला जाएगा, तिरंगे को हाथ में उठाने वाला कोई नहीं बचेगा। आपने हमने देखा कि हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में अनुच्छेद 370 को निष्प्रभ किया, 35A को उखाड़ फेंका, और आज जम्मू कश्मीर की एक एक इंच भूमि पर भारत का संविधान और उसका एक एक अक्षर लागू है। आपको ध्यान होगा कि 370 के कारण सैकड़ों कानून भारत के जम्मू कश्मीर पे लागू नहीं थे। आज जम्मू कश्मीर में मानवाधिकार आयोग भी बना तो 370 हटने के बाद बना। जम्मू कश्मीर में महिला आयोग बना तो 370 हटने के बाद बना। जम्मू कश्मीर की पंचायतों को समान अधिकार मिले तो अब मिले। जम्मू कश्मीर की अनुसूचित जातियों को, खास तौर पर वाल्मीकि समुदाय के लोगों को, जिनको वहां सफाई कर्मचारी के रूप में ले जाया गया था और उनकी कई पीढ़ियां विवश थी कि सफाई कर्मचारी के अलावा कुछ कर ही नहीं सकते, उनको साधारण भारतीय जैसे या जम्मू कश्मीर के किसी भी अन्य बाशिंदे जैसे अधिकार मिले हैं तो नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में मिले हैं। हाईवेज का नेटवर्क जितना बढ़ा है, ट्रेन का नेटवर्क जितना बढ़ा है, हवाई अड्डों की संख्या जैसे बढ़ी है, विश्वविद्यालयों की संख्या 3 गुना से ज्यादा हो गई है, ऐसे मैं 1 घंटे तक भी लगातार इस तरह के तथ्य आपके साथ गिनवाता रहूं तो सूची लंबी है, वो पूरी नहीं हो सकती। चौहान साहब, केंद्र की तो बात हो ही रही है, क्योंकि हरियाणा में भी तीसरी बार बीजेपी है, तो हरियाणा में आपको क्या ऐसा परिवर्तन नजर आता है? अगर मूल रूप से पूछें कि तीसरी बार बीजेपी है, तीसरी बार सेंटर में बीजेपी है, तो किस तरह का परिवर्तन आपको नजर आता है? हरियाणा में बहुत बड़ा परिवर्तन जिसको बच्चा बच्चा हरियाणा का स्वीकारता है वो ये कि जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई तो लोग न्यू क्या करते, भाई हरियाणा में नौकरी, सरकारी नौकरी बिना खर्ची पर्ची के मिल नहीं सकती, नेताओं के चक्कर काटने पड़ेंगे, दौड़ कपड़ियां के आगे पीछे घूमना पड़ेगा, या फिर आपके पास नोटों का मोटा सा जोड़ा होना चाहिए तब नौकरी मिलेगी, या फिर आप किसी क्षेत्र या जाति से संबंध रखते होंगे तो हो सकता है आपका भला हो जाए, कोई नेता कोई मुख्यमंत्री आपका भला कर दे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद मनोहर जी के नेतृत्व में हमने हरियाणा में मेरिट का राज बहाल किया। हमने करीब करीब 2 लाख नौकरियां विशुद्ध मेरिट पर दी। हरियाणा का बच्चा है, हरियाणवी है, वो किसी जाति का हो, किसी जिले का हो, किसी क्षेत्र का हो या किसी भी समुदाय का हो, अगर वो मेरिटोरियस है, परीक्षा देगा, नौकरी पाएगा। ये बहुत बड़ा परिवर्तन हरियाणा में हुआ। एक और परिवर्तन का मैं जिक्र करता हूं धरणी जी, अक्सर करता हूं कि मैं पत्रकारिता में रहा हूं, हमने कई मुख्यमंत्रियों को आते और जाते हुए देखा और ये कहते हुए सुना, सवाल भी उनसे करते थे और वो पत्रकार वार्ताओं में भी कहते थे कि फलानी तारीख तक हरियाणा में 24 घंटे बिजली गांवों को मिल जाएगी। बंसीलाल जी के समय से तो मैंने सुना बंसीलाल जी को कहते हुए, फिर हुड्डा साहब आए, फिर बीच में ओम प्रकाश चौटाला रहे, सबने कहा कि हरियाणा के गांवों को भी 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए और हम देंगे। बंसीलाल जी ने एक तारीख तय कर दी थी, ओम प्रकाश चौटाला जी ने भी एक तारीख तय कर दी थी, हुड्डा साहब कहते थे 3 साल में, 3.5 साल में 20-22 घंटे बिजली दे दूंगा। ये 3 मुख्यमंत्रियों की बात मुझे अच्छे से याद है, परंतु हरियाणा के करीब करीब 6000 गांवों को 24 घंटे आबाद निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने का अगर श्रेय किसी को जाता है तो भारतीय जनता पार्टी की उस सरकार को जाता है जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी, जिसका संचालन, जिसके मुखिया उस समय मनोहर लाल जी थे। और हरियाणा जैसे देश में एक बड़ा काम हुआ। मैं बीच में बिजली की बात हो रही है, आप मुझे इजाजत दें, जब मोदी जी की सरकार आई तो देश में 18,500 गांव ऐसे थे जहां बिजली का खंभा भी नहीं पहुंचा था। लट्टू तो दूर की बात, रोशनी तो दूर की बात। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने हर गांव तक बिजली पहुंचाई आजादी के बाद, नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद, ठीक उसी तरह हरियाणा के गांव और शहर का भेद मिटाकर गांव को भी 24 घंटे बिजली मिल सकती है, दी जा सकती है, दे दी है। ये साबित हुआ, ये काम हुआ तो वो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार के नेतृत्व में हुआ। पारदर्शिता नौकरियों में, पारदर्शिता प्रशासन में और डेवलपमेंट में एक गजब का पैराडाइम शिफ्ट। अगर आपको याद हो, आप बहुत पुराने पत्रकार हैं, पहले क्या होता था, जित का मुख्यमंत्री
वहीं पर सारे खजाने का मुंह खोल दिया करते थे। मुख्यमंत्री सिरसा के बन गए तो फिर रोडी डेवलप होगा, डबवाली डेवलप होगा, सिरसा डेवलप होगा। रोहतक के मुख्यमंत्री हो गए तो वहीं के आसपास सड़कें ठीक हो जाएंगी। भिवानी वालों के हाथ में राज आ गया तो भिवानी आगे बढ़ेगा। हिसार के कोई मुख्यमंत्री बन गए तो हिसार की शक्ल संवर जाती थी। मनोहर जी के नेतृत्व में जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी तो मनोहर जी ने कहा हरियाणा एक, हरियाणवी एक, विकास के मामले में हम जातीय भेदभाव भी तो करते ही नहीं है, हम क्षेत्रीय भेदभाव भी नहीं करेंगे। 90 विधानसभा हैं, हमारे विधायक जहां नहीं हैं वहां भी डेवलपमेंट के लिए पैसा देने की जहां तक बात आएगी, स्कीम्स देने की बात आएगी तो हम रत्ती भर भेदभाव नहीं करेंगे। तो हरियाणा के समाज में, हरियाणा के राजनीतिक मोहल्ले में एकात्मता का भाव, एक होने का भाव, इसको हमने व्यवहार में करके दिखाया। लोग क्या कह रहे थे, ये तो हो नहीं सकता, बिजली 24 घंटे आ नहीं सकती, नौकरी मेरिट पे मिल नहीं सकती। हाँ जी, मिल सकती हैं, हमने देकर दिखाया है, करके दिखाया है। धन्यवाद। तो ये हैं वीरेंद्र चौहान, जो मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने और उसका हरियाणा पर कितना प्रभाव नजर आता है, इन विषयों पर हमारे से चर्चा कर रहे थे। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।